وعلیکم السلام۔ آرزو سما کی ہر شے لیتی ہے نام تیرا، ملتا ہے ہر نفس سے یا رب پایا تیرا، آرزو سما کی ہر شے لیتی ہے نام تیرا، سب پر تجھے فضیلت، سب پر تیری حکومت، سب پر تجھے فضیلت، سب پر تیری حکومت، چلتا ہے تو جہاں میں بس انتظام تیرا، آرزو سما کی ہر شے لیتی ہے نام تیرا، تیری نوازشوں کا ممکن نہیں احاطہ، تیری نوازشوں کا ممکن نہیں احاطہ، سب کے لیے الہی ہے لطف عام تیرا، آرزو سما کی ہر شے لیتی ہے نام تیرا، آرزو سما کی ہر شے لیتی ہے نام تیرا۔ ایک منٹ وہی بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ نمرہ موئی، بہت خوب، بہت اچھی حمد آپ نے پیش کی۔ اور اب آج کے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے کالج کی پرنسپل محترمہ ڈاکٹر یوسفہ نفیس صاحبہ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آج کے مہمانوں کا خیر مقدم کریں۔ محترمہ ڈاکٹر یوسفہ نفیس صاحبہ، پرنسپل حمیدیہ گرلز ڈگری کالج۔
यूसुफ भाई आप अपने हेलो, को अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आवाज पहुंच रही है? हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज की जानिब से आज नेशनल एजुकेशन डे के मौके पर खासतौर से शोबे उर्दू और शोबे तालीमियात यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की जानिब से तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो कि मुल्क से और बैरून मुल्क से हमारे बीच तशरीफ फरमा हैं, उनका मैं तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। आज के चीफ गेस्ट इज्जत माब मोहतरम प्रोफेसर आर तिवारी साहब, वाइस चांसलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आपका खैर मकदम करते हैं हम हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज और इंतजामिया मैनेजमेंट हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज की तरफ से। प्रोफेसर राजीव रंजन तिवारी जी कॉलेज के लिए हमेशा करम फरमा रहे। आप का तारुफ देना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैं चंद अल्फाज में आपका तारुफ पेश कर रही हूँ कि राजीव रंजन तिवारी जी ने अपना बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में करने के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीटेक और की डिग्री हासिल की। कंप्यूटर आज तक यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं। आपने प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस की तरह से यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दी और अब वाइस चांसलर के ओहदे पर फाइज होकर के आपने इस यूनिवर्सिटी को जीनत बख्शी है और हम सब लोगों का बराबर गाइडेंस करते रहे हैं। आपने हमेशा हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज को वोकेशनल एजुकेशन से जोड़ने में आप बहुत ही आगे रहे। आपने ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल आपने हमेशा कॉलेज को गाइडेंस दिया है और कोरोना के प्रक्षोभ दौर में भी आप हमारे हौसलों को बढ़ाने के लिए कोशिश रहे। ऑनलाइन एजुकेशन का मसला हो या ऑनलाइन फीस पेमेंट का, आपने हर एक पर हमको अपना गाइडेंस दिया है और आपके गाइडेंस में ही कॉलेज तरक्की कर रहा है। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि आप नेशनल एजुकेशन डे के मौके पर हमसे जुड़े हुए हैं और अपना मैसेज हम सब तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत आपका इस कॉलेज के प्लेटफॉर्म से हम स्वागत करते हैं, सर वेलकम करते हैं और खैर मकदम करते हैं। इस जलसे के एजाजी मेहमान कॉलेज की मीरे कारवां मिसेस तजीन एहसानुल्लाह साहिबा का भी बसमीम कल्ब हम इस्तकबाल करते हैं। आपके ही मोटिवेशन से हम कोई प्रोग्राम मुनक्किद कर पाते हैं और इसी वेब फोरम पर आज एमेरिटस प्रोफेसर जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कायनात हैं, जिनका तारुफ दरकार नहीं। आप माहिरीन अदब में आपका नाम सफ़े अव्वल पर है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के सिलसिले से भी आपका खास ताउन है और आपने मौलाना अबुल कलाम आजाद पर मौलाना आजाद अफकार व असालीब के नाम से जिस किताब जो एडिट की और उसमें मौलाना आजाद के कौमी तसव्वुरात पर जो आपने अपने इजहार ख्याल कर रखे हैं वो वाकई पढ़ने के काबिल है। आपका हमेशा कॉलेज के न सिर्फ शोबा उर्दू बल्कि और दूसरे शोबाजात पर भी आप करम फरमा रहे हैं और हमेशा कॉलेज में हमारी सेमिनार्स में आपकी शमूलियत रही है। हम आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं और खैर मकदम करते हैं। मोहतरम, आपका आज नेशनल एजुकेशन डे पर मौलाना आजाद के तालीमियात के सिलसिले से जो उनके अफकार हैं उनसे हम सभी फायदा उठाएंगे और खास तौर से तालिबात और इससे जुड़े जितने भी प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स सभी फायदा उठाएंगे। आज के इस महफिल में
जितने भी लोग मौजूद हैं उन सब का हम खैर मकदम करते हैं और खास तौर से साइबर नेटवर्क्स के डायरेक्टर मिस्टर गौरव अग्रवाल जी, आपका बहुत वेलकम करते हैं, क्योंकि आपने कोरोना पीरियड के जो पैंडेमिक पीरियड था उसमें बराबर आपने हमारे कॉलेज की रहनुमाई की है। और जो आज हम ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं उसमें भी आपका बहुत ही खास रोल रहा है। तो मिस्टर गौरव अग्रवाल जी और उनकी टीम और खास तौर से प्रकाश जी, राहुल जी, सबका मैं बहुत स्वागत करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ पर मौजूद जितने भी प्रोफेसर्स हैं और तमाम एसोसिएट प्रोफेसर्स, तमाम दीगर मुल्कों से शामिल यहाँ पर जो भी हमारे मेहमान हैं, उन सब का हम तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। और ज्यादा वक्त ना लेकर के अब हम नासिया उस्मानी को माइक ओवर करते हैं। नासिया उस्मानी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा प्रिंसिपल साहबा। क्या मैनेजर साहबा जुड़ चुकी हैं? अच्छा, जब तक एक बात मैं कहना चाहूंगी, जब तक आ गई मैनेजर साहबा। ये क्या तरन्नुम के नाम से है क्या? हो सकता है, देखिए, लेकिन उस पे वो तो नहीं दिख रही है। फोन करके पूछो। देखिए, जब तक हम नासिया साहबा, जी हेलो, जी आपकी जी इजाजत से एक बात सिर्फ मैं और कहना चाहूंगी कि जी जो जी मीडिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज का ई लर्निंग पोर्टल जो मैनेजमेंट सिस्टम आज इनॉग्रेशन जिसका होने जा रहा है, हम मौलाना आजाद की याद में ही इसका नाम हम परवाज दे रहे हैं। इस पर एक छोटी सी कहानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के जो उन्होंने गुबारे खातिर उनका कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, उसमें उन्होंने एक कहानी चिड़िया और चिड्डे की लिखी है। उससे रिलेटेड सिर्फ चंद लाइनें मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि लिखा है उन्होंने कि वो अहमदनगर के कैद वहां पर थे, जेल में थे, और वहां पर वो अपने कमरे में देखते थे कि सोफे पर बैठे हैं तो ऊपर एक चिड़िया का घोंसला लगा हुआ है और उसमें एक चिड़िया है और उसका बच्चा है। वो बार बार उसको उड़ना सिखाती है एक एक, फिर लेकिन वो बार बार उड़ता ही नहीं है, एक जगह पर बैठा है। लेकिन एक दिन अचानक उस परिंदे में उसने इतनी तेज उड़ान भरी कि वो फिर उड़ता ही चला गया और फिर खला में चला गया। अब मौलाना आजाद इसको तमाम इंसानों से जोड़ते हैं और वो कहते हैं कि आज इंसानों के इल्म इरफान का चूल्हा ठंडा हो चुका है और वो आगे बढ़ते ही नहीं है। अगर वो कोशिश करें और कोशिश करते चले जाएं तो फिर वो परवाज कर सकते हैं। तो इन्हीं ख्यालात को लेकर के हम अपने इस पोर्टल का नाम परवाज रखते हैं, क्योंकि हम लोगों को अभी हम क्रॉलिंग स्टेज में हैं, ऑनलाइन चीजें हमारी अभी जल्दी समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन अगर हम धीरे धीरे कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन इंशाअल्लाह हम परवास करेंगे और आगे बढ़ते ही चले जाएंगे और फिर हमारी जो लिमिटेशंस हैं लर्निंग की वो खत्म हो जाएंगी। क्योंकि हमारे कॉलेज में मोनोग्राम में भी ये लिखा हुआ है कि सीक नॉलेज फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव। तो हमें लर्निंग के लिए आगे बढ़ना है। मौलाना आजाद की इस कहानी से भी हमको इंस्पिरेशन लेनी है। शुक्रिया नासिया साहबा। ये तो खुल गया, चला गया कहीं और। पहुंच रही थी आवाज में? आवाज आपकी आ रही थी। हाँ, इस वाली आवाज आ रही थी। अच्छा, मैनेजर साहबा जुड़ गई? नहीं, अभी तक तो नहीं जुड़ी हैं। बात करो। अब पार्टिसिपेंट्स तो काफी कम हो गए हैं, 98 कर दी हो, 92 हो गए हैं पार्टिसिपेंट्स। मैंने कई को रिमूव कर दिया है। फोन करेगा। कई को रिमूव किया है मैंने। एक बार आप मैडम उनसे रिक्वेस्ट करिए फिर से ट्राई करने को, शायद आप कर पाएंगे। एक मिनट, मैं भी फोन करती हूँ।
हेलो। आ गई क्या? आ गई? जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपका ही इंतजार हम लोग कर रहे थे, माफ कीजिएगा। आज ही से 100 की लिमिट कर दी है जूम ने, जिसके बारे में हम लोगों को इल्म नहीं था। हम बहुत 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 माजरत खा हैं आपसे कि आपको जुड़ने में वक्त लग गया। जी अस्सलाम वालेकुम मैनेजर मैडम, आप हमको सुन पा रही हैं? हेलो 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 हेलो, मैनेजर मैम, आप सुन पा रही हैं हमको? जी मैं आपको सुन रही, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? जी 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 बिल्कुल साफ आ रही है। हम बहुत बहुत माजरत खा हैं उर्दू डिपार्टमेंट की तरफ से। आज से जूम ने 100 की लिमिट कर दी थी, कल तक 150 के करीब लोग थे, लेकिन आज कम हो गए। हम बहुत माजरत खा हैं आपसे और बहुत शुक्रिया कि आप जुड़ गए। जी अब हम इजाजत हो तो आगे बढ़ाएं प्रोग्राम। प्रिंसिपल यूसुफा नफीस साहिबा, जी जी आज के मौजूद मेहमान, स्पीकर्स और बहुत ही मौजूद शख्सियात जनाब अब्दुल हक साहब, प्रोफेसर अब्दुल हक साहब व वाइस चांसलर जनाब आर तिवारी साहब। बस मैं उर्दू की तरफ से ये नवाए उर्दू जो प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, ये एक मैं उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ। उर्दू की तरक्की के लिए, फ़रोग़ के लिए जो भी हम कर सकें वो हमको करना चाहिए और हमको सबको मिल के उसकी तरक्की के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उसकी रहनुमाई जनाब अब्दुल हक साहब ने तो हमेशा इस कॉलेज की है, उनकी सरपरस्ती भी रही है, उनकी रहनुमाई भी रही है। उम्मीद है कि आइंदा भी उस तरह से वो हम लोगों के रहनुमाई करते रहेंगे इस कॉलेज की। आप लोगों की तरक्की के लिए, कॉलेज की तरक्की के लिए मददगार होंगे। वाइस चांसलर साहब ने भी हम बहुत मेहरबानी से इसका किया है, अपना पैगाम भेजा है, उसके लिए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल हक साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही है, लेकिन ये कि वो कॉलेज में हमेशा आते रहे और बहुत ही शफ़क़त से वो सबसे पेश आते हैं। मैं उनको भी वेलकम करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो तशरीफ़ लाए हैं और अपने नादिर ख़यालात से सबको मुस्तफ़ीद करेंगे। आज एजुकेशन डे पे अब आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ई लर्निंग का शुरू कर रहे हैं, इसके लिए मैं अपने नेक ख्वाहिशात देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम पूरा हफ्ता बहुत अच्छी तरह से और कामयाबी से आगे बढ़ेगा। शुक्रिया। मैं नासिहा को, जरीना को, प्रिंसिपल साहबा को सबको मुबारकबाद देती हूँ कि आप लोगों ने इसका प्रोग्राम को शुरू किया है और उम्मीद है कि पूरा हफ्ता बहुत ही कामयाबी से आप लोग इसको मुनक़िद करेंगे और खात्मा इसका अच्छी तरह से होगा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा मैनेजर साहबा। हमारे पास दुआएं हैं, इनकी शफ़क़त है, यही हमारे लिए सबसे बढ़ के नेमत है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ी हैं और आपने हमेशा हर मौके पर, हर वक्त हम लोग की रहनुमाई भी की है, हौसला अफजाई भी की है। एक बार मैं फिर आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे साथ एक वाइस चांसलर साहब आज किसी वजह से जुड़े नहीं हैं। उनका मैसेज हमारे पास मौजूद है, उनकी तकरीर खुतबा मौजूद है। मैं मोहतरम गौर अग्रवाल जी से कहूँगी कि डॉक्टर आर तिवारी साहब, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का एड्रेस चलाएं। डॉक्टर ताज़ीन एहसानुल्लाह, हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर यूसुफा नफीस जी, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रेहाना तारिक जी, महाविद्यालय की प्रबंधक डॉक्टर ताज़ीन एहसानुल्लाह जी, समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं एवं विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार और अभिवादन।
मेरा जुड़ाव आप सबसे काफी पुराना है। मैं आपकी कार्य पद्धति से वाकिफ हूँ। मैंने देखा है कि कैसे आप सभी शिक्षा को समाज के उस वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो अति पिछड़े हैं और आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर हैं। आपका यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्राचार्य अपने सहयोगियों के सम्मिलित प्रयास से इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहेगी। 11 नवंबर को हम सभी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। इस अवसर पर आज आपके महाविद्यालय के शिक्षा एवं उर्दू विभाग ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। इस कोरोना काल ने हम सभी को आभासी जगत में ढकेल रखा है और यह संगोष्ठी भी ऑनलाइन मोड में ही करी जा रही है। आज सारे सेमिनार व कॉन्फ्रेंसेस वेबिनार में परिवर्तित हो गए, जिसका एक सकारात्मक पहलू भी है। हमने पहले कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि हम घर बैठे विश्व के तमाम संगठनों के सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस में शरीक हो पाएंगे और अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाएंगे, जिसे इस कोरोना ने संभव कर दिखाया। मैं अपनी बात करूं तो मैं IEEE जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेक्निकल प्रोफेशनल सोसाइटी है उसका, और ACM एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी, दोनों का सीनियर मेंबर हूँ। और इस कोरोना काल में इन दोनों संस्थाओं ने, आप सभी जानते हैं अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित था, तो इन्होंने IEEE ने अपने पूरे जो उनका जितनी सोसाइटीज हैं उसने अपने पूरे जितने रीडिंग मटेरियल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम चीजें ऐसी उपलब्ध कराई, जिसका हमने बहुत लाभ उठाया। बहुत कुछ सीखने को मिला। कॉन्फ्रेंसेस, इवन स्टूडेंट कॉन्फ्रेंसेस जो ACM के थे, मैंने अटेंड किए और बहुत लाभान्वित हुआ विचारों के आदान प्रदान से। तो ये एक ऐसा अवसर मिला, कभी कल्पना नहीं करी थी, क्योंकि आपके पास धन उपलब्ध भी हो तो भी आप हर जगह, कोई कॉन्फ्रेंस कैलिफोर्निया में हो रही है, कोई कहीं हो रही है, आप हर जगह जा करके अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करा सकते। तो ये इसने एक अवसर प्रदान किया। इसने कष्ट तो बहुत दिए, लेकिन कई सारी चुनौतियां दी और हम लोगों ने हर चुनौती में संभावनाएं भी तलाशी है। इसकी मुझे अत्यंत खुशी है। जब 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति घोषित हुई, मुझे अपार प्रसन्नता हुई कि चलो कम से कम वर्ष 2020 किसी अच्छे नीतिगत परिवर्तन के लिए भी जाना जाएगा। नहीं तो शायद सिर्फ कोविड ही 2020, क्योंकि जैसे 2020 मैच होता है, देखते देखते 2020 बीता चला जा रहा है। मार्च से हम लोग यही देख रहे हैं कि किसी तरह से कार्य संपादित हो रहे हैं। प्रोफेसर कस्तूरी रंगन जी एवं उनकी टीम को धन्यवाद, जिनके अथक प्रयासों से एक ऐसी शिक्षा नीति आई जिसका हम सब ने देखा, चाहे वो प्रिंट जगत हो या इलेक्ट्रॉनिक जगत हो, कहीं से भी हम लोगों को उसकी आलोचना सुनने को नहीं मिली। सिर्फ सबका ध्यान इस ओर है कि जितने आमूलचूल परिवर्तन इस शिक्षा नीति में दिए गए हैं उसका क्रियान्वयन किस प्रकार होगा। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, हम सबने देखा कि इसकी वर्षों से उपेक्षा की गई है। सन 1835 में मैकॉले ने जो अंग्रेजी शिक्षा नीति दी थी, जिसका मूल उद्देश्य ऐसे लोगों को तैयार करना था जो शासक एवं शासित के बीच में सामंजस्य स्थापित कर पाए, सिर्फ यही उसका एक उद्देश्य था। तब से 2020 तक हमने देखा कि जितने कुछ परिवर्तन सोचे गए, हम उसे कह सकते हैं कि सिर्फ एक समय समय पर रफू लगाने का कार्य हुआ। जैसे अगर हम माइलस्टोन का जिक्र करें, जो संभवतः 5 हैं संख्या में, 1968 जब कोठारी कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया, 1980 जब ग्रामीण और मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई ताकि दूर दराज तक शिक्षा पहुंचाई जाए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसलिए मुक्त विश्वविद्यालय और ग्रामीण विश्वविद्यालयों के थ्रू हम उन लोगों को एड्रेस कर सकते हैं जो संभवतः शिक्षा से नहीं जुड़ पा रहे थे।
1986 जब कंप्यूटर और वोकेशनल कोर्सेज पर जोर दिया गया, 1995 जब मिड डे मील की बात हुई, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि बच्चे क्लासरूम की तरफ आकर्षित हों, और 2001 जब राइट टू एजुकेशन की बात हुई, जहां ये कहा गया कि 14 वर्ष तक छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। इस नई शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन घोषित किए गए हैं जो अत्यंत सराहनीय हैं। सभी की चर्चा तो हम नहीं कर सकते, बट सबसे अहम परिवर्तन जो इसमें मुझे देखने को मिला है कि जो पहले रूट लर्निंग का कंसेप्ट था, उसको कंसेप्चुअल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग से रिप्लेस किया गया है, जिसकी नितांत आवश्यकता थी। यदि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो रूट लर्निंग से ये कतई संभव नहीं था, क्योंकि हमने खुद अनुभव किया है जब हम देखते थे बच्चों को कि रट करके, क्योंकि और उसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि जब उनको कोई समझा नहीं पा रहा था कोई चीज, तो और परिवार को छोड़िए, माता पिता को छोड़िए, समाज सबको अपेक्षा है कि छात्र अव्वल दर्जे से ही खाली पास न हो, उसके 90% से कम नंबर न आए। तो छात्र को जब कोई समझाने वाला नहीं मिलता तो छात्र क्या करेगा? उसको रट डालता है ताकि वो वहाँ इम्तिहान में सब लिख पाए और उसको अच्छे अंक प्राप्त हो। तो रूट लर्निंग को जब हम क्रिटिकल थिंकिंग, कंसेप्चुअल थिंकिंग से रिप्लेस करेंगे तो वाकई जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि बच्चे सीखेंगे, सिर्फ अंक अर्जित नहीं करेंगे। नई शिक्षा नीति में जो परिवर्तन सुझाए गए हैं उसका अमल आसान नहीं है। ये हम सभी शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है। सिर्फ बहसों से नई शिक्षा नीति से जो परिणाम अपेक्षित हैं वो प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जितनी अपेक्षाएं करी गई हैं वो तभी संभव हो पाएंगे जब अच्छा मानव संसाधन उपलब्ध होगा, और ये शिक्षक और संस्था को देखना है कि किस प्रकार हम अपने कदम उठाएं ताकि इसमें जो कुछ भी निहित है नई शिक्षा नीति में उसका अमल हो वास्तव में, और जिस तरह के परिणाम की अपेक्षा है वो देश को प्राप्त हो और भारत उन्नति के पथ पे अग्रसर हो, आत्मनिर्भर बने। आज इस अवसर पर महाविद्यालय अपने ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन भी कर रहा है, जिसकी आज के समय और भविष्य में नितांत आवश्यकता है। यह सिर्फ कोरोना का विषय नहीं है। सन 2010 में ऑनलाइन की पढ़ाई पर जोर देने की बात हुई विश्व भर में, क्योंकि भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में ये देखा जाने लगा कि अच्छे शिक्षकों की कमी है। तो ये प्रयास किया गया कि लेक्चर्स रिकॉर्डेड, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, यूनिवर्सिटीज की साइट पे हो, जिनको मूक की संज्ञा दी गई, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। और आज हम सब जानते हैं कि इस तरह के कई प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं जहां पद्धति से बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं, शिक्षक सीख रहे हैं, और एक अच्छा माहौल बना है। डिजिटल लाइब्रेरीज आज की तारीख में उपलब्ध हैं। आज यह विधि काफी सुदृढ़ हो गई है और हम सब उसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। हम सब ने देखा जब लॉकडाउन घोषित हुआ तो मंत्रालय ने हम सबसे अनुरोध किया कि शिक्षक अपने बचे पाठ्यक्रम को ऑनलाइन पद्धति में संपादित कर अपना कोर्स पूरा करें। मुझे है कि सभी शिक्षकों ने इस चुनौती को स्वीकारा, जो ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को डिस्कनेक्टेड एजुकेशन की संज्ञा देते हैं, और जिनको मैं कहूँ कि जो उतने टेक सेवी नहीं है, तकनीक उनको उतनी नहीं आती है, उन्होंने भी यथासंभव प्रयास करके किसी प्रकार, क्योंकि जब आपके पास कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं होता है तो जो आपको उपलब्ध होता है उसी का आप प्रयोग करके आपको कार्य संपादित करना होता है। तो लोगों ने, चाहे वो व्हाट्सएप माध्यम हो या फिर फ्लिप टीचिंग हो, यानी अपने नोट्स ईमेल कर देना और उसके बाद असाइनमेंट देना और उसके बाद उसका आंसर मंगा करके इवैल्यूएट करना, जो भी पद्धति अडॉप्ट करी,
बाद में लोगों ने धीरे धीरे जो अन्य प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जैसे गूगल क्लासरूम और इजी क्लास और जूम, इसके ऊपर लोगों ने क्लास लेना शुरू किया और आज की तारीख में काफ़ी लोग इन सभी माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस कोरोना काल में विश्वविद्यालय ने जब देखा कि अपने छात्रों के साथ जुड़ाव में तमाम कारण हैं जिसकी वजह से जुड़ाव में दिक्कतें आ रही थी, तकनीकी कारण थे उसमें से, तो यह महसूस किया गया कि अपना एक लर्निंग पोर्टल बने जहाँ पे विभागवार शिक्षकों की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, जिसको छात्र अपने सहूलियत से जब कभी भी संभव हो खोल करके अपने शिक्षक की पाठ्य सामग्री को पढ़ करके अपनी तैयारी कर सकें। मुझे खुशी है कि विश्वविद्यालय ने अपना लर्निंग पोर्टल स्थापित किया और इस दरमियान हम लोगों ने विश्वविद्यालय में एक वर्ल्ड क्लास के वीडियो स्टूडियो की भी स्थापना करी है। बड़े हर्ष का विषय है, जिसमें हम अच्छे क्वालिटी के लेक्चर्स टीचर्स के रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को हम न सिर्फ अपने लर्निंग पोर्टल पे बल्कि भारतवर्ष के अन्य लर्निंग पोर्टल जो हैं वहाँ भी डाल सकते हैं। भविष्य में इस तरह के और वीडियो स्टूडियो स्थापित करने की योजना है विश्वविद्यालय की। कोरोना ने इस दिशा में इसलिए कहा जा सकता है कि एक कैटलिस्ट का कार्य किया है और आज विश्वविद्यालय में हम सब ने अपने आप को बहुत अच्छे तरह से इस ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से छात्रों को पढ़ाने में अपनी महारत भी हासिल कर ली है और आगे आने वाले समय में संभवतः काफ़ी कुछ ऑनलाइन माध्यम से ही हम सबको संपादित करना होगा। मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि महाविद्यालय विद्यागर्स डिग्री कॉलेज भी आज अपना एक लर्निंग पोर्टल बनाया है और उसका उद्घाटन करने जा रहा है। मुझे विश्वास है कि सभी विद्यार्थी इस पोर्टल का और इस पोर्टल के माध्यम से पढ़ाई का भरपूर लाभ उठाएंगे और आगे आने वाले समय में और अच्छा करेंगे। मैं महाविद्यालय का आभारी हूं कि मुझे आज इस अवसर पर बोलने का मौका दिया, जिससे आप सभी के बीच मैं अपने विचारों को साझा कर पाया। आप सभी को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे वाइस चांसलर साहब का, प्रोफेसर आर तिवारी का, जिनका पैगाम है थक के दम लेना कमाल शौक की तौहीन है, ताबा मंजिल एक ही परवाज होना चाहिए, परवाज को बुलंद से बुलंद तर करना चाहिए। और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ई लर्निंग का सिलसिला तो कोविड से पहले ही से चल रहा था, लेकिन सब लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, जबकि वो बहुत मुफीद और कारआमद था। लेकिन आज कोविड के हालात में सबको मजबूरन इस्तेमाल करना पड़ा और हमारी मालूमात में इजाफा हुआ और वो इल्म के दानिश्वरान जिन तक हमारी रसाई बिल्कुल भी नहीं थी, उन तक हम पहुंच पाए, उनको हम सुन पाए। तो हम वाकई बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे वाइस चांसलर साहब खुद आईटी फील्ड के हैं और हमेशा उन्होंने इनकरेज किया है हमारे कॉलेज को, हमारे कॉलेज के आईटी फील्ड के स्टूडेंट्स को कि वो आगे बढ़ते रहें। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मेरी दरख्वास्त है साइबर नेट इंटरप्राइजेस के डायरेक्टर मोहतरम जनाब गौरव अग्रवाल साहब से कि वो हमारे ई पोर्टल परवाज का तारुफ पेश करते हुए उसको जारी करें, उसका इनॉग्रेशन करें। मोहतरम जनाब गौरव अग्रवाल साहब। शुक्रिया मैडम। तो ये ई लर्निंग पोर्टल जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये इसकी आज बहुत ज़्यादा कोविड के वक्त पे आपने जैसा कि बताया कि आज हम सब टीचर्स को, स्टूडेंट्स को नई टेक्नोलॉजी से का यूज़ करना एक कंपलसरी हो गया है और बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया है एक टीचिंग को कंटिन्यू करने के लिए ऑनलाइन मोड में। तो उस पर्पस के लिए ये हम लोग लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल की बात कर रहे हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं
ये हम लोग का लर्निंग मैनेजमेंट ई लर्निंग पोर्टल है, इसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं आज के दिन पे। मैं एक 2 मिनट का ओवरव्यू देना चाहूँगा इस लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल का, और इसकी जो हाइलाइट्स हैं उनको बताऊँगा। इस लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल के थ्रू HEDC की सारी टीचर्स अपने स्टूडेंट्स तक असाइनमेंट्स, वीडियोस, लर्निंग मटेरियल, स्टडी मटेरियल, वर्कशीट्स, ये सब पहुंचा सकते हैं टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पर। टीचर्स के पास एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें कि वो ये सारे स्टडी मटेरियल्स को अपलोड करें, वीडियोस अपलोड करें, लिंक्स अपलोड करें, और स्टूडेंट्स उनको देख सकें, और देखने के बाद उनमें अगर कोई क्वेश्चन है, उनके पास कोई सवाल है, तो वो उसमें लिखें जिनका कि जवाब टीचर्स वापस दे सकें और उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकें। तो ये हमारा लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल का टीचर सेक्शन है, जिसमें कि टीचर्स अपने असाइनमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद एक हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन बैंक और ऑनलाइन टेस्ट का भी फीचर दिया हुआ है, जिसमें कि ऑनलाइन मल्टीपल चॉइस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्रिएट कर सकें और स्टूडेंट्स उनको एक टाइम्ड वे में ले सकें सेल्फ इवैल्यूएशन के पर्पसेस के लिए। काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसमें। टेस्ट में हम टाइम डिफाइन कर सकते हैं, टेस्ट में हम टॉपिक्स डिफाइन कर सकते हैं और चीज़ों को फिल्टर कर सकते हैं, और उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं स्टूडेंट्स को उनको देख सकते हैं, और ऑटोमेटिक ग्रेडिंग भी हो जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स ने कैसे जवाब दिए हैं। स्टूडेंट एंड पे स्टूडेंट्स को इस तरीके का कुछ पोर्टल दिखता है, जिसमें स्टूडेंट्स अपने एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर से लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद वो इसमें अपने सारे असाइनमेंट्स देख सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं, और जैसा कि हम लोग अभी ऑलरेडी देख रहे हैं, फी पेमेंट्स भी इसके थ्रू लिए जा सकते हैं। असाइनमेंट्स में हमारे पास करंट असाइनमेंट्स एंड एलैप्स्ड असाइनमेंट्स रहते हैं, तो जो कंप्लीटेड हैं वो भी रिकॉर्ड पूरा यहाँ पे आर्काइव्ड रहेगा, और स्टूडेंट्स की अटेंडेंस भी हम रिकॉर्ड करते हैं, जिसको कि बाद में एक लिस्ट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल का। नफीसा जी, मैं आपको देता हूँ इसको, अब प्रोग्राम को आप आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव अग्रवाल जी। आपने हमारे बच्चों को आगे ले जाने के लिए बहुत मेहनत की। बहुत दिनों से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, हर कदम पर रहनुमाई कर रहे हैं, और जो भी मसाइल आ रहे हैं उनको दूर भी कर रहे हैं। मैं मुअज़्ज़ज़ सामीन, इकबाल का पैगाम है, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तो ये इस रियायत से हमने इसका उन्वान परवाज रखा है, इसको नाम परवाज का दिया है। हमारे बच्चों को परवाज करना है, बहुत बुलंदी पर जाना है, आगे जाना है, और इस पोर्टल के जरिए हम आपको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव अग्रवाल जी। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन जलसा, हमारे लिए बहुत ही खुशबख्ती का वक्त है आज कि हमारे दरमियान इस वक्त उर्दू दुनियाए अदब की बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद है और हमें उनको सुनने का मौका मिलेगा।
ہماری طالبات نے آپ کے اقبال کے اوپر خطبات سنے ہیں اس سے پہلے، آپ کی علمیت سے آپ بہت واقف ہیں. غالب پہ خطبہ سنا ہے، آپ نے جس طرح سے غالب کی تفہیم کی ہے واقعی اس نقطۂ نظر سے آج تک غالب کو نہیں دیکھا گیا تھا. بالکل نئے طریقے سے پیش کیا ہے. تحقیق، تنقید، تجزیے میں آپ سے بڑھ کر اردو ادب میں آج تو کم سے کم مجھے کوئی نام نظر نہیں آتا ہے. اور ہماری یہ خوش بختی ہے کہ آپ نے ہمارا دعوت نامہ قبول فرمایا اور ہم سے اور ہمارے مہمان سے اور ہمارے بچوں کے ساتھ جڑنے کے لیے تیار ہوئے. کیونکہ جب میں نے نظر دوڑائی کہ آج یوم تعلیم میں کس سے خطاب کروایا جائے جو ابوالکلام آزاد کے بارے میں مستند ہو، تو بس نظریں ایک ہی جگہ جا کر ٹکی، اور وہ تھے ہمارے مشفق اور محسن پروفیسر عبدالحق صاحب. پروفیسر عبدالحق صاحب پروفیسر ایمریٹس اردو ڈپارٹمنٹ دہلی یونیورسٹی ہیں، وہ ہمارے بیچ موجود ہیں. ان کے لیے میں کیا کہوں، اقبال کے لفظوں سے، ذو سے اس خورشید کے اختر میرا تابندہ ہے، چاندنی جس کے غبار راہ سے شرمندہ ہے. میں بہت مؤدبانہ التماس کرتی ہوں پروفیسر عبدالحق صاحب سے کہ وہ اپنا خطبہ پیش کریں. پروفیسر عبدالحق صاحب. سر اپنے آپ کو آپ انمیوٹ کر لیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. سر آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی جی شکریہ شکریہ، بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم پرنسپل صاحبہ، ڈاکٹر نازیہ عثمانی صاحبہ، اساتذہ کرام اور ناظرین طلبہ، یہ میری خوش بختی ہے کہ کافی دنوں کے بعد آپ کے اس معروف ادارے میں حاضری کا موقع مل رہا ہے. میں خاص طور پر ڈاکٹر نازیہ صاحبہ اور پرنسپل صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر مجھے یاد فرمایا. لیکن مجھے ایک آزمائش میں مبتلا کیا. وہ آزمائش یہ ہے کہ مجھے علامہ اقبال کے تعلق سے جانا جاتا ہے اور مولانا آزاد سے میری دور کی نسبت بھی ہے، اس لیے کہ دونوں تقریباً معاصر ہیں اور ان دونوں کے درمیان ایک مشترک قدر کی حیثیت سے علامہ شبلی ہیں. علامہ شبلی اقبال سے بھی قریب ہیں اور مولانا آزاد سے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مولانا آزاد کی تربیت، ابتدائی زندگی کی تربیت علامہ شبلی کے زیر سرپرستی ہوئی، اور مولانا کی نظر تھی کہ مولانا آزاد کو انہوں نے ندوے سے روشناس کیا اور اس سے وابستہ کیا. دوستو، یہ عجیب و غریب بات ہے کہ 19ویں صدی کا نصف آخر اور 20ویں صدی کا نصف اول دنیا میں دانشوروں کی کہکشاں کا ایک دور ہے. آپ ملاحظہ فرمائیں کہ بیشتر دانشور مختلف علوم کے، مختلف گوشہ زندگی کے اس دور میں پروان چڑھے. مولانا آزاد بھی اسی درمیانی زمانے کی پیداوار ہے، لیکن
ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نابغہ روزگار تھے. اور یہ واقعہ ہے کہ مولانا آزاد جیسی ذہانت اور جیسی بشاشت یا یوں کہیے کہ جیسی بصیرت بھی دوسروں میں دکھائی نہیں دیتی. یہ دوسری بات ہے کہ مولانا کی بصیرت یا ان کا ویژن پورے طور پر ظاہر نہ ہو سکا اس لیے کہ اس کے لیے مواقع فراہم نہیں ہو سکے. لیکن مولانا آزاد کی جو بصیرت ہے وہ خاصی ترقی یافتہ ہی نہیں بلکہ بلندیوں سے سرگوشیاں کرتی نظر آتی ہے. آپ اس پورے دور کے منظرنامے کو دیکھیں تو جہاں گاندھی جی ہوں، جواہر لال نہرو ہوں، سبھاش چندر بوس ہوں، اور مسلم معاشرے میں اقبال، مولانا محمد علی جوہر، مولانا محمود الحسن جیسے نابغہ روزگار ہوں، اس میں مولانا کی شخصیت اپنی منفرد حیثیتوں سے ایک بڑے مقام پر فائز ہے. ہم اس سے پہلے ہندوستان کا تعلیمی نظام مختلف کشاکشوں سے ہمیشہ دوچار رہا ہے. انگریزوں کی آمد سے پہلے ہمارا قدیم نظام تھا جو ظاہر ہے کہ یہ مدارس اور پاٹھشالاؤں تک محدود تھا، یا زیادہ سے زیادہ خانقاہیں تھیں یا آشرم تھے یا ہمارے کچھ علمی مراکز تھے جہاں پر طلباء کی تربیت بڑے اساتذہ کے ساتھ ہوا کرتی تھی. لیکن اچانک ایک انقلاب آیا کہ جب ہم مغلوب ہوئے اور 1857 کی ناکامی کے بعد انگریزی راج مسلط ہوا، تو ظاہر ہے کہ جب کوئی بھی حکومت مسلط ہوتی ہے تو وہ اپنے لیے زمین ہموار کرتی ہے. انگریزی اقتدار کے نفاذ کے بعد سب سے پہلا جو مسئلہ تھا وہ تعلیم کا تھا، اور ظاہر ہے کہ تعلیم ایک ایسا حربہ ہے جس سے حکومتیں اپنی پالیسی، اپنی حکمت عملی نافذ کرتی ہیں. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے. جب تعلیم بدلتی ہے تو دلوں کو بدل جانا یقینی ہوا کرتا ہے. 1857 کے بعد انگریزی تعلیم کا نفاذ جبراً شروع ہوا. اس سے پہلے بھی تعلیمی نظام شروع ہو چکا تھا اور انگریزوں نے اس نقطے کو پا لیا تھا کہ ہندوستان میں وہ اپنی تہذیب کے ساتھ اپنی تعلیم کو بھی اور اپنے نظریے تعلیم کو بھی رائج کریں گی اور ہندوستانیوں کو مروب کریں گے. چنانچہ 1857 سے پہلے ہمارے بعض اکابرین نے جو ہندوستان کی سرزمین سے پلے بڑھے تھے، انہوں نے نظریہ تعلیم کو، انگریزی نظریہ تعلیم کو قبول کیا اور ان کے انگریزی اسکول بھی قائم ہوئے، اور انہوں نے اس انگریزی تعلیم کو حاصل کر کے سرکاری ملازمتوں کو حاصل کرنا شروع کیا، جس سے ان کے معاشی معاملات میں کافی درستگی پیدا ہوئی. لیکن ایک کشمکش تھی ہندوستانی سماج کے سامنے کہ آیا وہ انگریزی پڑھیں یا نہ پڑھیں، انگریزی طریقۂ تعلیم کو اپنائیں یا نہ اپنائیں، اور اس کشمکش میں پورا ہندوستان شامل تھا. اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے جو بڑی حکمتوں سے لبریز ہے: آئینے نو سے ڈرنا، تہذیب منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. ظاہر ہے کہ یہ پورے ہندوستانی معاشرے کا ایک آزمائشی وقت تھا کہ وہ یورپ کی تعلیم، یورپ کی تہذیب کو قبول کریں یا اپنی پرانی یا قدیم تہذیب اور تعلیم پر اڑے رہیں. یہ کشمکش ایک ذہنی کیفیت کا غماز ہے، اور اس کشمکش میں ہم نے آزادی حاصل کی،
आज़ादी से पहले भी हमारा कोई तालीमी निज़ाम ऐसा न था कि जिसमें हमारी तहजीबी या हमारी अदबी या हमारी इल्मी फतूहात को दखल होता। कॉलेज कायम हो चुके थे, यूनिवर्सिटियाँ बन चुकी थीं, तरीक़े तालीम अंग्रेज़ी था, ज़ुबान अंग्रेज़ी थी, और अंग्रेज़ी ज़ुबान के सहारे अंग्रेज़ी यूरोपी तहजीब भी हम पर मुसल्लत थी। और ज़ाहिर है कि आज़ादी के बाद सबसे पहले इस पर गौर किया गया, और ज़ाहिर है कि गौर करने से पहले हमारे अकाबिरीन इसमें शामिल थे कि क्या हम मगरबी तालीम व तहजीब को अपनाएं या अपनी तालीम व तहजीब पर हम इसरार रहें, जमे रहें, डटे रहें। लेकिन इस कशमकश का नतीजा ये हुआ कि कुछ दिनों तक हम अंग्रेज़ी से मोहतात रहे या अंग्रेज़ी से नफ़रत करते रहे या अंग्रेज़ी नज़रिए तालीम से नफ़रत करते रहे, लेकिन उससे हमारी पसमानदगी में इजाफा भी होता रहा। लेकिन कुछ ऐसे दानिश्वर भी थे जिन्होंने मगरिब की तालीम को हासिल करने की तरगीब दी, लेकिन मशरक़ी तालीम की बशारतों को या उसकी अच्छाइयों को भी साथ में अपनाने की ख्वाहिश जाहिर की। चुनांचे देखिए, इकबाल जैसा मुफक्किर शायर भी इस कशमकश को अपने हिकमत अमली से यूं जाहिर करता है, खुले हैं सबके लिए गरबियों के मैखाने, उलूम ताज़ा की सरमस्तियाँ गुनाह नहीं। गरबियों के यानी यूरोप के मदारिस, यूरोप के तालीमी निज़ाम खुले हुए हैं और हमें इससे फ़ायदा उठाने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। एक उनका दूसरा भी शेर है जो ज़रब कलीम का हिस्सा है, मशरिक़ से हो बेजार न मगरिब से हज़र कर, फितरत का इशारा है कि हर शब को सहर कर। गोया तालीम के मामले में मशरिक़ व मगरिब का इम्तियाज़, जदीद व कदीम का इम्तियाज़, ये दलील कम नज़री है। ये एक तरह की गैर मुनासिब बात है। अब जाहिर है कि सारे मुदब्बिरीन जो 1901 से 1947 तक इसी तर्ज पर सोचते थे कि हमें मशरक़ी उलूम हासिल करना चाहिए, लेकिन एहतियात के साथ, और साथ ही हमें अपनी तालीमी पॉलिसी, अपनी तालीमी बुनियादों को भी मजबूत रखने की जरूरत। चुनांचे आज़ादी मिलने के बाद जाहिर है कि मसला एक तरफ दिफा का था, दूसरी तरफ ग़िज़ा का था, तीसरी तरफ तालीम का था। जाहिर है कि इस ज़रूरतों के तहत तालीम को एक सानवी हैसियत दी गई। उस वक्त बड़ा मसला पूरी आबादी के लिए खुराक की फराहमी का था, और ये इतना बड़ा मसला था कि इसमें पूरी काबीना, पंडित नेहरू की पूरी काबीना बड़ी मुशव्विश थी। खैर, किसी सूरत से इस पर थोड़ी सी कुदरत हासिल हुई, थोड़ा सा काबू पाया गया। आपको मालूम है कि ये आज़ादी मिलने के बाद खुश्कसाली का, कहत का एक बड़ा सैलाब आया, जिसमें लाखों जानें भी गई। लेकिन जब तालीम पर सोचने और गौर करने की नौबत आई तो पूरी काबीना में आप ये देखिए कि मौलाना आज़ाद जो अंग्रेज़ी तालीम से वाकिफ़ नहीं थे, वो मशरक़ी तालीम के घरानों से या उन चटाइयों से उभर कर सामने आए थे, और एक से एक अंग्रेज़ी तालीम याफ्ता भी उस वक्त मौजूद थे। लेकिन काबीना का ये इंतखाब मौलाना आज़ाद के हक़ में बड़ा कारगर साबित हुआ। मौलाना आज़ाद के बारे में हम जानते हैं कि वो मशरक़ी उलूम से खातिर ख़्वाह वाकिफ़ थे। वो मशरक़ी उलूम से गोया जो इस्लामी उलूम हैं या जो हिंदुस्तानी उलूम जो राइज थे, उनसे कमा हक़ वो वाकिफ़ ही नहीं, उन पर उनकी बड़ी गहरी नज़र थी। वो मदरसों, खानकाह के दरो दीवार से निकले थे और उन पर हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत के साथ हिंदुस्तानी तालीम और तालीमी नज़रियात भी हावी थे। उन्हें मुल्क का पहला वज़ीर तालीम बनाया गया। मौलाना आज़ाद की बसीरत देखिए कि उन्होंने उस रिवायत को जो इकबाल अपने अशार में
پیش کر چکے تھے اور دوسرے اکابرین بھی اس میں شامل تھے. یہ مسئلہ درپیش تھا کہ ہم مغربی علوم کو حاصل کریں جو ہماری نئی زندگی کا اور نئے معاشرے کا ایک بنیادی نقطہ ہے یا حرف آغاز ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم مغربی تعلیم کے ساتھ مشرقی تعلیم کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں، ورنہ ایک رخی تعلیم سے ہمارا معاشرہ منتشر ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے اس پر مدتوں غور کیا اور ان پرانے یا قدیم درسگاہوں کو یا تعلیمی اداروں کو یا ان مراکز کو بھی انہوں نے فروغ دینے کی حکمت عملی تیار کی. ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے خصوصی توجہ سے ان سارے نظام تعلیم کو جو قدیم دور سے ہندوستان میں رائج تھے، چاہے وہ درس نظامیہ کا رہا ہو، چاہے وہ پاٹھشالاؤں کو رہا ہو، چاہے وہ آشرم کا رہا ہو، اس تعلیمی نظام کو بھی انہوں نے بیک وقت ساتھ رکھنے کی ضرورت پر زور دیا. اس لیے انہیں یہ معلوم تھا کہ مغربی طرز تعلیم تو منشی، افسر اور انگریزی بولنے والے افراد کو پیدا کر سکتی ہے، ان کی تربیت کر سکتی ہے، لیکن یہ مادی ہوگا، یہ روحانی نہیں ہوگا. یہ صرف نوکری کی خاطر یا پیٹ بھرنے کی خاطر ملازمتوں کے حصول کا طریقہ تو ہو سکتا تھا، جو ہو رہا تھا. جو انگریزی پڑھتے تھے وہ انگریزی ملازمت میں شامل ہوتے تھے اور ظاہر ہے کچھ چھوٹی بڑی ملازمتوں پر وہ فائز ہوتے اور اس طرح کنبے کی پرورش کرتے. لیکن تعلیم کی جو روح ہے وہ صرف مادی نہیں ہے. تعلیم کا ایک بنیادی مقصد جو ہے وہ روحانی اقدار کے حصول کا ہے. جب تک روحانی اقدار حاصل نہ ہو، تعلیم ایک طرفہ ہوگی اور وہ بے لطف ہوگی اور زندگی یا معاشرے کے لیے مہلک بھی ہو سکتی ہے. صرف مادی تعلیم یا ایسی تعلیم حاصل کر کے جس سے روٹی روزی کا بندوبست کیا جا سکے کافی نہیں ہے، بلکہ انسانی ذہن کو یعنی انسانی دماغ کو بھی اور انسانی قلب و نظر کو بھی فروغ دینے کے لیے اس نظریے تعلیم کی ضرورت ہے جو اقدار پر مشتمل ہے. اقدار کو جو ہم ویلوز کے پیمانے پر ناپتے ہیں تو وہ اعلیٰ قدریں جو زندگی اور معاشرے کو بلندیوں تک لے جاتی ہیں. یہ صرف روحانی یا مذہبی نہیں ہے، بلکہ ذہن کی کشادگی کو، ذہن کی وسعتوں کو اور قدرت کے نظام عدل کو سمجھنے کی قوت پیدا کرتی ہے. صرف پیسے یا مادی وسائل کا حاصل کرنا زندگی کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ ان سارے مقاصد کو بھی تعلیمی محنتوں کے تحت حاصل کیا جانا چاہیے، جس سے زندگی کی اعلیٰ قدریں یا اعلیٰ ظرفی یا ضمیر کو ایک نئی توانائی ملتی ہے. ضمیر مادی تعلیم سے نہیں جاتا. روحانی اقدار انگریزی ذریعہ تعلیم سے پرورش نہیں پاتے، بلکہ ایک خلا پیدا کرتے ہیں. اس لیے مولانا آزاد کی بصیرت دیکھیے کہ انہوں نے وہ کام کر دکھائے جو دوسری کابینہ کے لوگوں کے سے نہ ہو سکا. مولانا آزاد پر تعلیمی نظریے کا، تعلیمی ادارے کا یا تعلیمی شعبے کا جو بار تھا، جو بوجھ تھا یا جو ذمہ داری تھی، وہ ایک امتحان یا آزمائش تھی. اور ظاہر ہے کہ مولانا آزاد کو اس آزمائش میں مکمل، مربوط اور کامیاب اترنا تھا. لہٰذا مولانا نے بہت غور خوض کیا اور غور خوض کرنے کے بعد انہوں نے اپنی بصیرت سے، اپنے مشاہدے سے ہندوستان میں ایک تعلیمی نظام کا تصور ہی نہیں دیا، بلکہ اس کی ایک مستحکم، مضبوط بنیاد رکھی. اور ہم آپ جانتے ہیں کہ مولانا آزاد نے جو نظام تعلیم کا تصور قائم کیا، جس کی بنیادیں انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے، اپنی مشقتوں سے، بلکہ یوں کہیے جنہیں انہوں نے اپنے خون جگر سے جن بنیادوں کو قائم کیا تھا،
शुक्र है कि आज तक इस 70 साल के वक्फे में हमारा तालीमी ढांचा अभी उसी नहज पर है। ये मौलाना आज़ाद की बसीरत थी या ये उनका विजन था, जिसे हम विजदान भी कह सकते हैं। ये उनकी विजदानी बसीरत थी। उन्होंने देख लिया था कि हिंदुस्तानी माशरे को किस तर्ज तालीम की ज़रूरत है। चुनांचे हैरत होती है कि जहाँ मौलाना ने पुराने निज़ाम तालीम को लब्बैक कहा, लेकिन उस लब्बैक के साथ उन्होंने जदीद से जदीद तरीक़े तालीम को खुशामदीद भी कहा। आप जो इदारे कायम किए उस ज़माने में हैरत अंगेज़ थे, लेकिन जिनकी इफ़ादियत, जिनकी मानवियत और जिनकी अहमियत आज मौलाना आज़ाद के ज़माने से कहीं बढ़कर के। आपको एक कौल याद दिलाएं जो सरोजिनी नायडू ने उनके बारे में लिखा है, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि मौलाना आज़ाद की बसीरत क्या थी। सरोजिनी नायडू ने लिखा, मौलाना was 50 the day he was born। मौलाना आज़ाद जिस दिन पैदा हुए, जिस वक्त पैदा हुए, उस वक्त वो 50 साल की उम्र की जहानत से सरफराज थे। गोया वो पैदाइशी ज़हीन थे। गोया 50 साल कब्ल वो अपनी दूरबीन निगाहों से आने वाले ज़माने को देखने वाले थे। और यही वजह है कि उन्होंने तालीमी निज़ाम को इसी बसीरत के साथ उन्होंने भांप लिया कि तालीमी निज़ाम की ये बुनियाद हिंदुस्तान के लिए मुफीद होगी। अब अंदाज़ा लगाएं कि मौलाना मदरसों से फारिग हैं। मौलाना ने अंग्रेज़ी कॉलेज या अंग्रेज़ी इदारों की चहार दीवारी में कभी कदम नहीं रखा, न उससे आशना हुए। खुद अंग्रेज़ी से भी मौलाना बहुत वाकिफ़ नहीं थे और न अंग्रेज़ी तहजीब से वाकिफ़ थे। मौलाना आज़ाद न यूरोप गए थे, न किसी और बैरूनी मुल्क का वो सफ़र कर सके थे, न कहीं उनकी बाहर तालीम हुई थी। लेकिन ये उनकी बसीरत थी जिसने ये भांप लिया कि हिंदुस्तान में अगर हम एक नए तर्ज तालीम की बुनियाद रखते हैं तो यही हमारे माशरे की तरक्की का और हमारे माशरे की बुलंदी का और एक आलमी परवाज के लिए आमादा कर सकेगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मौलाना आज़ाद ने यूनिवर्सिटियों का एक निज़ाम कायम किया और हैरत होती है कि मौलाना ने एक ऐसा इदारा जो वज़ारत तालीम का हिस्सा था, लेकिन उसकी मानवियत और हैसियत आज आला तरीन तालीम के निज़ाम कार को देखने के लिए, जांचने के लिए, उनकी निगरानी के लिए मुकर्रर किया। यूजीसी का एक तस्वुर, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का तस्वुर, ये मौलाना आज़ाद का दिया हुआ है। उन्होंने इसे इस्तेकाम बख्शा। और हमें याद है कि काबीना के एक सुबुकदोश वजीर को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का चेयरमैन बनाया डॉक्टर CD देशमुख, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे काबीना के। वहां से उनको ला के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का चेयरमैन बनाया कि पूरे मुल्क के आला निज़ाम तालीम की निगरानी के लिए ये इदारा रहेगा। आज हम देख रहे हैं कि मुल्क की ये 400 और 500 के करीब मुल्क की जो यूनिवर्सिटियां हैं, इन सब की निगरानी का एक वाहिद इदारा है जिसको हम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कहते हैं। ये एक खुद मुख्तार इदारा है जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट के अहकामात का नफाज नहीं हो सकता, इसलिए कि ये नहीं होता आमतौर पर कि ये खुद मुख्तार इदारा है जो आला निज़ाम तालीम की निगरानी के लिए मामूर किया गया है। अब आप इस तरफ देखिए कि मौलाना ने साथ ही साथ, अब आप देखिए कि ये ललित कला एकेडमी कायम की। गोया हिंदुस्तान को जिस बात पर नाज है, उसको, उसका एक फन है, उसका एक बड़ा मोतबर वसीले तालीम है जिसको हम रक्स मौसीकी से ताबीर करते हैं। यानी गोया फाइन आर्ट्स के लिए उन्होंने एक इदारा कायम किया कि जहाँ अंग्रेजी इदारे कायम होंगे वहाँ फाइन आर्ट्स के भी इदारे कायम होंगे। तो ललित कला एकेडमी कायम हुई। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि दवा साजी के लिए, सेहत आमा के लिए या हिफ्ज़ान सेहत के लिए मेडिकल इंस्टीट्यूट्स कायम होंगे।
آج ہندوستان میں جو میڈیکل تعلیم اعلیٰ ترین عہدوں پر اور اعلیٰ ترین بلندیوں پر ہے، یہ مولانا کی دین ہے کہ انہوں نے میڈیکل انسٹیٹیوٹس، ایمس جیسے ادارے قائم کیے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ساہتیہ اکیڈمی بھی قائم کی، یعنی گویا اکیڈمی جو زبان و ادب کی یا تخلیق کی یا تخلیق کاروں کی حمایت اور ان کی افزائش اور ان کی ترقی کے لیے انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا کہ ہندوستانی زبانوں کے اعلیٰ ترین تخلیقی کتابوں یا تخلیقات کو اپنانے یا ان کی جانچ پرکھ یا ان کو فروغ دینے کے لیے، یعنی مختلف زبانوں میں علم و ادب کو، شعر و ادب کو فروغ دینے کے لیے ساہتیہ اکیڈمی قائم کی، جو ملک کی تمام زبانوں کا ایک نمائندہ واحد ادارہ ہے، جو ہر سال تمام زبانوں میں جو اعلیٰ تخلیق ہوتی ہے اس پر اعزاز و اکرام کے علاوہ ان زبانوں کا، ان کتابوں کا ایک یہ کہیے کہ ایک جائزہ، ایک تجزیہ کرنے کے لیے یہ ادارہ قائم ہوا. یہ مولانا آزاد کی دین ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ مختلف زبانوں کی کتابوں اور تخلیقات کو فروغ دینے کے لیے، ان کی اشاعت اور ان کی کتابت و طباعت کے لیے انہوں نے ادارے قائم کیے. نیشنل بک ٹرسٹ کی بنیاد رکھی گئی جو ملک کی تمام زبانوں کی تخلیقات کو اپنے دائرے کار میں لا کر اسے فروغ دیتی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ مولانا آزاد نے ICCR انڈین کاؤنسل فار کلچرل ریلیشن کی ایک مستحکم بنیاد رکھی، ایک ادارے کا قیام کیا جس کا مقصد تھا کہ ہندوستان کے خارجی پالیسی اور دنیا کے دوسرے ملکوں سے رابطے یا تعلقات پر سنجیدہ گفتگو اور سنجیدہ طریقہ کار کو اپنایا جائے. چنانچہ انڈین کاؤنسل فار کلچرل ریلیشن کی بنیاد بھی مولانا آزاد کی ایک ایسی تجویز تھی، تجویزی نہیں، ایک ایسا روبہ عمل لا کر دکھانے والا ادارہ قائم ہوا جو بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور اب آپ نظام تعلیم پر ذرا دوسرے طور سے غور کریں. یہ تو مولانا آزاد کے اپنے تصورات تھے جو عمل کی صورت میں ظاہر ہوئے، لیکن تعلیمی نظریات میں آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں مختلف زبانوں کو فروغ دینے کے لیے ہر جگہ ادارے قائم کیے جائیں. مختلف فنون کو، صرف زبان و ادب ہی نہیں، مختلف فنون کو جو زندگی اور معاشرے سے متعلق ہیں، خواہ وہ فنکاری کا ہو، خواہ وہ رقص موسیقی کا ہو، خواہ وہ ذرائع ابلاغ و ترسیل کا ہو، ان موضوعات کو بھی تعلیمی نظام میں شامل کیا جائے. چنانچہ انہوں نے مختلف صورتوں میں اس کی ترویج کی. اور ظاہر ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ریسرچ کے یعنی گویا پوسٹ گریجویشن کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے گویا PhDs اور DSc اور DLED کے لیے بھی مولانا آزاد نے راہیں ہموار کی، جو اعلیٰ نظام تعلیم کا حصہ بن گئی. اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کی دوسری ملکوں کے علوم کو بھی شامل کیا گیا. ظاہر ہے کہ ہم نے دوسری زبانوں سے واقفیت، صرف ایک زبان سے واقفیت نہیں بلکہ دوسری زبانوں سے واقفیت کو بھی نظام تعلیم میں شامل کیا گیا، خواہ وہ یورپ کی زبانیں ہوں، ایشیا کی زبانیں ہوں، ان زبانوں کو بھی ہمارے نظام تعلیم میں خوشدلی سے اضافہ کیا گیا. اب یہ ظاہر ہے کہ طلبہ کی مرضی اور ان کی خوشنودی پر ہے، وہ جسے حاصل کرنا چاہیں حاصل کریں. تو نظام تعلیم میں مولانا آزاد کی جو خدمات ہیں، در حقیقت ان کا اعتراف کیا جانا باقی ہے. اور میں تو آپ سے یہ کروں کہ ان کے بعد اب تک کتنے تعلیمی کمیشن مقرر کیے گئے،
अभी प्रिंसिपल साहबा ने भी जिक्र किया और वाइस चांसलर साहिबा ने भी जिक्र किया कि तालीमी कमीशन का कितनी बार जिक्र आया, कितने तालीमी कमीशन, डॉक्टर कुठारी से लेकर के भी कृपलानी कमीशन, डॉक्टर कुठारी कमीशन और बाद में कितने कमीशन मुकर्रर किए गए, लेकिन अभी तक हमारा तालीमी निज़ाम किसी एक करवट नहीं बैठ सका, कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। और ये दुश्वारी अभी है कि मुल्क के तालीमी निज़ाम को हम किन बुनियादों पर मुस्तहकम करें। चुनांचे नई तालीमी पॉलिसी भी आई है मौजूदा हुकूमत की, इस पर भी बड़े कील-ओ-काल हो रहे हैं, बड़े मबाहिसे हैं और अभी इसको कबूल करने की और अभी इसमें तब्दीली करने की या इजाफा करने की सूरतें या गुंजाइश बाकी है। लेकिन नहीं कह सकते कि नया तालीमी निज़ाम, नई तालीमी पॉलिसी किस हद तक कारगर होगी। बहरहाल आजमाइशी दौर से गुजरे। गोया मौलाना आज़ाद ने जो बुनियाद रखी थी, उस बुनियाद से हम अपनी तालीमी पॉलिसी में या तालीमी नज़रियों में या तालीमी तरीक़ेकार में हम कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं कर सके हैं। जाहिर है इससे मौलाना आज़ाद की बसीरत का अंदाज़ा होता है कि उन्होंने 1958 से पहले, जाहिर है अपनी हयात में 1950 में हमारा आइन बनता है, उसके बाद काबीना बनती है, तो थोड़ी सी मुद्दत जो उनको मिली उसमें इतने अहम काम अंजाम दिए। जाहिर है कि वज़ारत तालीम उनके सुपुर्द की गई थी, लेकिन छोटी सी मुद्दत में मौलाना ने अपनी ज़हानत और अपने मुशाहिदे से हिंदुस्तान के तालीमी तरीक़ेकार की बुनियाद ऐसी मुस्तहकम बुनियादों पर रख दी, से उन पायदार बुनियादों पर रखी जो मुसलसल आगे बढ़ रही। और अभी वो बुनियादें ना दूसरी बुनियादों के सामने लाई जा सकी हैं और ना अभी कुछ मुस्तक़बिल करीब में भी नज़र आता है कि आज हमारे सारे बड़े इदारे जो मौलाना आज़ाद के कायम करदा हैं, पूरे मुल्क में जगह जगह उन्हीं के ज़ेर साया हमारा पूरा निज़ाम, खा वो इब्तदाई तालीम का हो, सानवी निज़ाम तालीम का हो, अब या आला दरसगाहों का यानी यूनिवर्सिटियों का निज़ाम तालीम हो, ये मौलाना के तस्वुरात की देन है जो एक मरबूत निज़ाम तालीम की सूरत हमें देता है। हाँ, तालीमी पॉलिसियाँ, तालीमी कमीशन बनाए जाते हैं, लेकिन कभी अभी तक कोई ठोस ऐसा निज़ाम नहीं बन सका जो मौलाना आज़ाद के निज़ाम तालीम से आगे बढ़ सका। हाँ, कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं, कुछ इजाफे हुए हैं, लेकिन जाहिर है कि मुल्क का मिजाज बदलता है। हाँ, मुझे लग रहा है सर का नेटवर्क चला गया है, अभी जुड़ जाएंगे बहुत जल्दी। थोड़ी देर बहुत ही उम्दा तकरीर चल रही है सर की और आप लोग थोड़ा देर सब्र करें। मैं राब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ सर से, वो दिखाई दे रहे हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका वीडियो नहीं आ रहा है। दिख रहा है सर मौजूद हैं, लेकिन उनके नेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है कि जो वो जूम से कनेक्ट हैं
لیکن ان کی آواز اور ان کی ویڈیو نہیں آ رہی ہے. میں کانٹیکٹ کر رہی ہوں. ہلو. 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 سر آپ کیا مجھ کو سن پا رہے ہیں؟ ہلو. ہلو. عبداللہ سر کیا آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ ہلو. ہلو عبداللہ سر کیا آپ سن پا رہے ہیں؟ ہلو. ہلو عبداللہ صاحب بول رہے ہیں؟ پروفیسر عبداللہ بول. سر پلیز آپ اپنے کو انمیوٹ کر لیں. سر آپ میوٹ ہو گئے ہیں اور بیچ میں آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا, تو آپ اپنے کو انمیوٹ کر لیں. سر آپ انمیوٹ کر لیں اپنے کو پلیز. بیچ میں کچھ نیٹ ورک پرابلم ہوئی اور اس کے بعد آپ میوٹ ہو گئے. شاید آپ کا کوئی فون آ گیا رہا ہوگا.
say something? हेलो, जी 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 सर, जी सर, शायद आपके पास फोन आ गया होगा तो आपका रिश्ता जो है मुनक़ते हो गया था, तो नहीं फोन तो बंद कर दिया गया था, लेकिन बीच में तो मैं तो अब यही सोच रहा था कि नहीं, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आई, थोड़ी देर के लिए बीच में स्टिल हो गया आपका वीडियो, और उसके बाद जब दोबारा आया है तो आप म्यूट थे, तो जी मैं तो अपनी गुफ्तगू खत्म भी कर चुका भाई। 25 मिनट की आपने मुद्दत तय की थी और वो मोहलत जी जी सर 10 मिनट और खिताब करके थोड़ा इख्तिताम कर दीजिए प्लीज। अच्छी बात मुझे है, जी अच्छी जी बात। बहुत अच्छी तकरीर चल रही थी और अचानक से खत्म हो गई, और हम लोग में अभी तशनगी बाकी है, तो प्लीज सर। मैं माफी चाहता हूँ कि बीच में इंटरप्शन की वजह से वो गुफ्तगू जारी न रह सकी हो, या आपको की समातों पर वो बार हुआ और मैं बोलता रहा, मैं अपना हक गोयाई अदा करता रहा, लेकिन जी जी ये क्या कीजिएगा ये जी जी आप यूजीसी की कारकर्दगी की तफसील बता चुके थे, और अब इन बातों को हमारे यहाँ शायरी में रिवायत है कि मुकर्रर कह के दोबारा शेर सुनते हैं, तो शायद ये मशीनें भी मुकर्रर कह के दोबारा गुफ्तगू कराना चाहती हैं। वो सिलसिले ख्याल तो टूट चुका है पहले। जी 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 बस आप इख्तिताम कर लें आखिर में जो बोले जी। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि मौलाना आज़ाद की जो ज़हानत थी और जिन बुनियादों पर उन्होंने हमारे निज़ाम तालीम को कायम किया या उसे इस्तेहकाम बख्शा, वो ऐसी हैं कि आज तक उन पर हम कारबंद होकर के हम अपने तालीमी तरीक़ेकार को बुलंदियों तक ले जा सकें। आप अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ साहित्य अकेडमी है, जहाँ ललित कला एकेडमी है, जहाँ एम्स हैं, जहाँ ICCR है, और साथ ही साथ जहाँ कानून साजी के इदारे हैं, वहीं पर अब आप मुलाज़ा फरमाएं कि ये एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इल्म फलकियात के इदारे भी ऐसे कायम हो गए। ये मौलाना आज़ाद की बसीरत थी कि आज जो हम नासा के मुकाबिल अपने इदारे कायम कर सके, और जहाँ हमारी तरबियत इन आला तरीन तालीम गाहों से हुई कि हम आज खलाई परवाज़ें और उनमें महारत, दिफाई निज़ाम को मुसल्लह करने की सूरतें हम इन्हीं तालीमी इदारों से कायम कर सकें। और सच पूछिए तो मौलाना आज़ाद के तस्वुरात से कायम करदा इदारों से मैं बड़ी दयानतदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी हम बहुत आगे नहीं बढ़ सके। इजाफे ज़रूर हुए हैं कुछ, लेकिन उन्होंने जो तालीमी निज़ाम कायम किया था, हम उनसे अभी मावरा नहीं उठ सके, या उनसे हम अभी दामन नहीं झाड़ सके, इसलिए कि वो मशरिक़ व मग़रिब के तालीमी निज़ाम का ऐसा मुरक्कब है, ऐसा मुश्तरक तसव्वुर है कि जिसकी बुनियाद पर हिंदुस्तानी समाज, हिंदुस्तानी माशरा और उसकी तहज़ीब व सक़ाफ़त भी परवान चढ़ रही है। और साथ ही साथ हम जदीद से जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के उलूम भी हासिल कर रहे हैं। इन दोनों की आमेदिश, यानी गोया जदीद मग़रिबी तर्ज़ तालीम के साथ मशरक़ी उलूम या उलूम शरक़ी कहिए, जो हिंदुस्तानी उलूम के ज़ख़ीरे हैं, या दिफाई निज़ाम, या मालियाती निज़ाम, या यूँ कहिए कि आज का ये दौर जो टेक्नोलॉजी का है, इन निज़ाम
को कायम करने में मौलाना आज़ाद का बड़ा रोल है, बड़ा दखल है। जाहिर है कि ये बाज़ तस्वुरात जो आज कायम हुए हैं या बाज़ वो टेक्नोलॉजी की याफ्त जो आज है मौलाना आज़ाद के ज़माने में नहीं थी, लेकिन आज की सारी टेक्नोलॉजी उन्हीं इदारों से उभर रही है, उन्हीं इदारों से पैदा हो रही है जो मौलाना आज़ाद के कायम करदा थे। यानी उन्होंने जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की बुनियाद रखी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बुनियाद रखी, यूनिवर्सिटियों से वाबस्ता किया और सारे मेडिकल साइंस का सिलसिला यूनिवर्सिटियों से कायम किया। कोई अलग से इदारा मेडिकल साइंस का नहीं था, लेकिन सारे वो कोर्सेज जो मेडिकल साइंस के आला तरीन असनाद के लिए, आला निज़ाम के लिए कायम किए गए, वो यूनिवर्सिटियों से वाबस्ता थे। साइंस और टेक्नोलॉजी के वो सारे इदारे, इंस्टीट्यूशंस, ये सब यूनिवर्सिटियों के मातहत कायम किए गए। तो गोया यूनिवर्सिटियों का क़याम, यूजीसी का क़याम और इन पर निगरानी रखने के लिए एक आला निज़ाम, एक आला इदारे का क़याम, ये सब मौलाना आज़ाद की देन है जो आज भी बाकी हैं और इनके इजाफे की सूरत आज भी हमें मुतासिर करती है। तो मैं आपसे इस करूँ कि जहाँ उन्होंने प्राइमरी निज़ाम तालीम पर तवज्जो दी और साथ ही साथ सानवी निज़ाम तालीम को भी उन्होंने अपने दायरे कार में रखा और आज दुनिया के सारे उलूम सीखने के लिए ये इदारे, जिनमें मशरिक़ व मगरिब के तमाम उलूम शामिल हैं, उनको एक साथ लेकर के चलने की जो बुनियाद रखी। आज आप देखिए कि आज का जो तालीमी निज़ाम है इसमें मशरिक़ी उलूम भी शामिल हैं। मशरिक़ी उलूम का आप ये देखिए कि अगर आज हम ये कहें कि इल्म नजूम को, इल्म फलकियात को, या आज दूसरे जो उलूम हैं जो शामिल हो रहे हैं, ये मौलाना आज़ाद के उन्हीं तालीमी इदारों की बरकतों के तुफैल हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि मौलाना आज़ाद ने अपनी बसीरत से हमारे तालीमी तस्वुर को एक नई दुनिया से आशना किया। ज़ाहिर है ये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं मशरिक़ व मगरिब के एक इम्तिजाज से, एक उनके इश्तराक से हमारे इदारे कायम हुए। मैं ज़ाती तौर पर आपको अर्ज़ करूँ कि जहाँ एक तरफ ज़ुबानों की तालीम होती है, वहीं मगरबी उलूम की, मगरबी ज़ुबानों की तालीम है। जहाँ हिंदुस्तानी साइंस, दौर कदीम के साइंस की तालीम होती है, तो जदीद साइंस की तालीम होती है। जहाँ तिब्बी मुआलजात का इल्म दिया जाता है, तो हम जदीद मगरबी उलूम अदविया से भी वाकिफ़ होते हैं। इस तरह से मशरिक़ व मगरिब के इश्तराक का जो नज़रिया मौलाना आज़ाद का था, उस नज़रिए की बुनियाद पर एक तालीमी पॉलिसी इख्तियार की गई और मौलाना ने मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि बहुत बेनियाजी के साथ अपने दूसरे काबीना के मेंबरान के ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ उन्होंने इस तरीक़े तालीम को फ़रोग़ दिया और उसी बुनियाद पर उन्होंने हमारे इदारों का क़याम किया। आज आप देखें कि अगर एक तरफ यूनिवर्सिटियाँ हैं तो दूसरे तरफ वो इल्मी मराकिज़ भी हैं जो सिर्फ मशरक़ी उलूम की तरफ तवज्जो देते हैं। ज़ाहिर है कि अगर हम देखें तो मौलाना आज़ाद ने उनको अपने वज़ारत से उनकी फंडिंग की, उनकी माली मदद की, उनका मुआयना और उनकी देखभाल भी वज़ारत तालीम के सुपुर्द की। आज चाहे वो ललित कला एकेडमी हो, साहित्य एकेडमी हो या दूसरी एकेडमियाँ हों, ये सब की सब मौलाना आज़ाद के उसी वज़ारत तालीम का हिस्सा हैं जो मशरक़ी उलूम की, मशरक़ी फ़न लतीफ़ा की तालीम देती हैं। उनमें आला सनद भी उन्हीं से हासिल होती है और वही मोतबर माने जाते हैं। मुख्तसरन मौलाना आज़ाद की तालीमी पॉलिसी, उनका तालीमी नज़रिया जिन बुनियादों पर कायम हुआ, उसकी बसारत और उसकी बसीरत और उसकी इफ़ादियत आज भी मुसल्लम है कि मशरिक़ व मगरिब के इश्तराक से हिंदुस्तानी माशरा, हिंदुस्तानी उलूम और हिंदुस्तानी तरक्की की बुनियादें उस्तवार हुई। तो ये मैं आपसे करूँ कि मौलाना आज़ाद का जो विजन था, जो कुदरत ने उनको बड़ी फराख दिली से अता किया था, ये उसका फैज़ है कि मौलाना आज़ाद के कायम करदा तालीमी नज़रियात या तालीमी इदारों की बुनियाद पर हिंदुस्तान में एक नए निज़ाम तालीम का जो
समरा है, जो हासिल है, या जो उसकी बरकतें हैं, आज हमारा पूरा माशरा मौलाना आज़ाद के कायम करदा इन इदारों की बरकतों से फैज़याब हो रहा है। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ इस सबक राशि के लिए और इस इदारे हमीदिया कॉलेज के बानियों का और उनके मुंतज़मीन का कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मेरी टूटी फूटी गुफ्तगू को सुन सकें। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अब्दुल हक साहब, आपकी इतनी इल्म अफरोज तकरीर सुनकर हमारे इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और हमारे लिए बात बहुत ही बाइस एजाज़ है। एक बार फिर मैं कहूँगी कि आपकी सरपरस्ती, आपकी रहनुमाई हमारे साथ शामिल रहती है हमेशा और हम पर आपकी करम फरमाई रहती है। वो नक्श नौ निकालना हो या इकबाल पर प्रोग्राम करना हो या और किसी तरह के भी उर्दू के जो प्रोग्राम होते हैं, खुसूसी लेक्चर होते हैं, उनमें हमेशा आपका ताउन हासिल होता है। आप बरात खुद शामिल होते हैं या हमारी रहबरी फरमाते हैं। तो हम तो जैसे हैं बहुत मामूली लोग हैं हम लोग, लेकिन आप जैसे काबिल और दानिश्वर शख्सियत का हम लोग को साथ मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत एजाज की बात है। ये फ़ख्र तो हासिल है हमें, बुरे या के भले हैं, 2-4 कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। आपके साथ का, आपकी सोबत का शरफ हम लोग को भी हासिल है, इसका हमें बहुत फ़ख्र है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मौजूद सामीन, अब